अध्याय 8। शिलान्यास से बर्लिन वॉल तक जय दुबाशी। इतिहास के अपने अजीब रंगढंग होते हैं, लेकिन उस पागलपन के पीछे भी एक विधि छुपी होती है। मैंने अपने पिछले कॉलम में कहा था कि 9 नवंबर 1989 भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन होगा जो वास्तव में इतिहास बनाएगा। मुझे उस समय यह ज्ञात नहीं था कि उसी दिन, जब अयोध्या में रामशिला का पहला पत्थर रखा जा रहा था, बर्लिन में लोग बर्लिन की दीवार की ईंटें उखाड़ रहे थे। जब अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा था, तब यूरोप में 5000 मील दूर एक कम्युनिस्ट मंदिर का विध्वंस हो रहा था। अगर इसे इतिहास नहीं कहते तो फिर इतिहास क्या है? हमारे कम्युनिस्ट मित्रों की ओर से बर्लिन वॉल पर एक शब्द भी नहीं निकला, और न ही उस कम्युनिस्ट दुनिया के टूटते ढांचे पर, जो आज उतनी ही बुरी तरह बिखर चुका है जितना हिटलर का फांसीवादी साम्राज्य पिछली महायुद्ध के बाद। कहाँ है हमारे ज्ञानी महाज्ञानी केरल के वो अतिवाचाल पंडित जो अभी कुछ ही दिन पहले हम बेचारे हिंदुओं को सांप्रदायिकता के खतरों पर भाषण दे रहे थे? कहाँ है हरकिशन सिंह सुरजीत, पंजाब के महामंत्री, जो मास्को में ऑपरेशन के बाद जैसे एकदम अंतर्ध्यान हो गए हैं? यहाँ तक कि उनके प्राकृतिक सहयोगी, एक और केवल एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें अयोध्या पर लगातार कुछ न कुछ करने या न करने की सलाह देने की आदत है, उन्होंने भी बर्लिन वॉल पर एक शब्द नहीं कहा। अयोध्या और बर्लिन की ये दो घटनाएं एक दूसरे से असंबंधित नहीं हैं। ये ठीक वैसी ही घटनाएं हैं जैसी आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत में होती हैं, जो बाहर से पूरी तरह असंबंधित लगती हैं, लेकिन वास्तव में जुड़ी होती हैं। एक ओर ये घटनाएं भारत में नेहरू युग के अंत और एक सच्चे राष्ट्रीय युग की शुरुआत का संकेत देती हैं, तो दूसरी ओर यूरोप में कम्युनिस्ट युग के अंत और एक सच्चे लोकतांत्रिक युग के उदय का प्रतीक हैं। इतिहास ने भारत में नेहरूवाद को नकार दिया है और साथ ही यूरोप में कम्युनिज्म को भी उखाड़ फेंका है। यह कोई संयोग नहीं है कि ये दोनों घटनाएं एक ही समय पर घट रही हैं। नेहरूवाद और कम्युनिज्म दोनों ही नकली विचारधाराएं थीं, हालांकि हमें उनकी असलियत समझने में बहुत समय लग गया। हम में से कुछ ने बहुत पहले देख लिया था, लेकिन कुछ और थे, तथाकथित वामपंथी और प्रगतिशील, जिनकी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन अब वह पर्दा भी जल्द ही हटने वाला है, ये समय की बात है। सबसे नकली लोग वे तथाकथित रेडिकल ह्यूमनिस्ट हैं जो भारत में पाए जाते हैं। इन्होंने भले ही कम्युनिस्टों के वस्त्र त्याग दिए हों, लेकिन तानाशाही सोच नहीं छोड़ी है, जो कि कम्युनिज्म की पहचान है। इनका हर जन आंदोलन के प्रति रवैया तानाशाही पूर्ण होता है। इन्हीं लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके भाईबंद कम्युनिस्टों ने इस तर्क पर कि मित्र राष्ट्रों की जीत भारत की आज़ादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये लोग वही बात फिर से दोहरा रहे हैं। तारकुंडे और इनके जैसे अन्य नकली विचारकों के अनुसार नेहरू शैली का धर्मनिरपेक्षता मॉडल कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय एक पूर्ण और सजीव हिंदू राष्ट्रवाद के, जिसका प्रतीक है अयोध्या आंदोलन। तारकुंडे तो यहाँ तक गए कि उन्होंने शिलापूजन को रोकने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पूजन एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, जो इस देश के नागरिकों द्वारा शांति से संपन्न की गई, वे नागरिक जो बहुसंख्यक हैं। अगर भारतीयों को अपने ही देश में मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है, तो फिर ये अधिकार किसे हैं? लेकिन ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी इस मुद्दे को इस तरह से नहीं देखते। ये लोग स्वभाव से अभिजात्यवादी, एलिटिस्ट हैं, और इनके लिए कोई भी जन आंदोलन, चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक और जनाधारित क्यों न हो, अपने आप में संदेहास्पद होता है, अगर वह इनके पूर्वग्रहित विचारों से मेल नहीं खाता। यह स्टालिनवाद की सबसे खराब किस्म है, वही सोच जिसने दुनिया की सबसे कुरूप रचना बर्लिन की दीवार का निर्माण किया था।
आखिर तारकुंडे होते कौन हैं, यह तय करने वाले कि अयोध्या में मंदिर बनना समाज विरोधी है। एम रॉय कौन होते थे, ये कहने वाले कि गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्र विरोधी था। ये लोग कौन हैं जो इतिहास का मजाक उड़ाते हैं और अंततः उसी इतिहास से लथपथ हो जाते हैं। ये लोग उसी श्रेणी के हैं जैसे स्टालिन सोवियत रूस में या हिटलर नाजी जर्मनी में, जो ये मानते थे कि आप और मेरे जैसे आम लोग क्या करें, क्या सोचें, इसका निर्णय वही कर सकते हैं और इनका अंजाम भी वही होगा जैसा उन तानाशाहों का हुआ जिनके शव आज सोवियत साम्राज्य में कब्रों से निकालकर गिद्धों के सामने फेंके जा रहे हैं। जो लोग यह मानते हैं कि आम आदमी के लिए क्या अच्छा है वही सोच सकते हैं, वो सबसे खतरनाक किस्म के लोग होते हैं और उन्हें पागलखानों में बंद कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे ही व्यक्ति थे। वो मानते थे कि उन्हें और उनके सलाहकारों को आप और मेरे लिए क्या अच्छा है ये सबसे बेहतर पता है, ठीक वैसे ही जैसे स्टालिन और हिटलर सोचते थे। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने इस निरीह देश पर अपने विचार जबरन थोपे। उन्होंने तय किया कि हमें कितना स्टील चाहिए, कितनी बिजली चाहिए। उन्होंने यह तय किया कि किसे कितना वेतन मिलेगा, कौन क्या आयात करेगा। उन्होंने नियम बनाए कि कौन क्या और कहाँ उत्पादित करेगा और यह कि कौन सी इंडस्ट्री टाटा को दी जाएगी, बिड़ला को या किसी सरकारी बाबू को। इन निर्णयों का आधार क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अहंकारी धारणा कि बड़ा भाई जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और तुम ज्यादा सवाल मत पूछो। जो लोग अयोध्या मुद्दे पर कोर्ट गए थे वे वही सब कुछ जानने वाले घमंडी लोग हैं, वो घुसपैठिए जो यह मानते हैं कि उन्हें हम सबके लिए क्या अच्छा है यह बेहतर पता है। यही अहंकार कि आम जनता का कोई महत्व नहीं है, वह कोई मायने नहीं रखती, मार्क्सवादी विचारधारा का मूल था और नेहरू का दिखावटी समाजवाद तथा तारकुंडे का नकली रेडिकल ह्यूमैनिज्म उसी सोच की उपज हैं। लेकिन जो बात ये आज तक नहीं समझ पाए पर मिखाइल गोर्बाचेव ने समझ ली वही ये है कि यही वजह है कि मार्क्सवाद जहां भी लागू किया गया वहां असफल हुआ और यही वजह है कि नेहरूवाद भारत में विफल हुआ। यही कारण है कि नेहरू शताब्दी वर्ष के नाम पर सरकारी तमाशे को लेकर जनता में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि भारत का आम आदमी नेहरूवाद का शिकार है जैसे रूस का आम आदमी कम्युनिज्म का शिकार रहा है। और स्वस्थ समाजों में पीड़ित लोग तानाशाहों की जन्मशताब्दियां नहीं मनाते। भारत में नेहरू के अनुयायियों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी। जब यह लेख लिखा गया था उस समय सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, में ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी। हमें इनसे सतर्क रहना होगा। हालांकि यह पीढ़ी अब अपने अंतिम चरण में है, भले ही इनकी लौ थोड़ी देर तक टिमटिमाए। अयोध्या में 9 नवंबर को उत्तर नेहरू युग की शुरुआत हुई और आने वाले वर्षों में यह गति पकड़ता जाएगा जैसे यूरोप और अन्य स्थानों में उत्तर कम्युनिस्ट युग ने पकड़ी। यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन कोई भी महान कार्य आसान नहीं होता। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत का वास्तविक इतिहास सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।